नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के सेकंड और थर्ड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे, चाहे वो नेशनल से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल हो, अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड या ऑनर से रिलेटेड हो, या कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज जो अभी रिसेंटली में हुए हैं उनको सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अंदर डिस्कस होंगे यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज होगा, उसमें भारत ने किसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ, उसकी बात होगी। और आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अनाउंस करता है, 2021 जनवरी से कर रहा है। तो इस बार दिसंबर के महीने में किसको प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसको डिस्कस करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस जिसको ऑर्गेनाइज किया गया भारत के द्वारा, कहाँ पर किया गया और साथ साथ किस तारीख को किया जाता है उसका डिस्कशन होगा। और खो खो वर्ल्ड कप, खो खो से रिलेटेड जो वर्ल्ड कप है वो पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है और पहली बार कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसकी बात होगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को तो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज होगी 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ये गणतंत्र बना था, रिपब्लिक बना था। और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया है? चीफ गेस्ट के रूप में हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को अप्रोच की थी और उनके द्वारा यहाँ पर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिनको हमने अपने रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन दिया था। तो इंडोनेशिया और इंडिया की पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए इनको इनविटेशन दिया गया और इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की परेड ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब भारत का जो हेड है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ इंडिया है, वो चुना हुआ आदमी होगा, चाहे वो डायरेक्टली चुना हो या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना हो, लेकिन चुना होना ज़रूरी है, तभी उस देश को हम रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं। और भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी चुने हुए होते हैं, इनडायरेक्टली उनको चुना जाता है लेकिन वो चुने हुए पर्सन होते हैं, इसीलिए भारत भी एक गणतंत्र है और भारत इसी को सेलिब्रेट 26 जनवरी को करता है। ठीक, अब इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट है, रुपया यहाँ की करेंसी है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया, एशिया द्वीप में अवेलेबल है। अगला, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, मतलब केबल के माध्यम से उसको टांगा गया है, इस प्रकार से वो दिखेगा आपको, कोई पिलर वगैरह नीचे उसके यूज़ नहीं किए गए। तो वो कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर में अभी इनॉग्रेट हुआ है इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। कौन? अंजी खाद ब्रिज, याद रखिएगा। ये उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक को कनेक्ट करता हुआ जम्मू कश्मीर में आपको नज़र आएगा। वैसे ये जो ब्रिज है ये कटरा से रायसी सेक्शन को कनेक्ट करेगा। किसको? कटरा से रायसी सेक्शन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारा जो अंसी ब्रिज है वो आपको दिखाई देगा, केबल के माध्यम से इसको यहाँ पर टांगा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी रही? 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पहली बार रैंकिंग जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक 85 रही थी। पिछली बार
80 थी, इस बार 85 रैंक रही है। भारत यहाँ पर स्लिप कर गया है। ये रैंकिंग आपके वीज़ा के माध्यम से आपके नागरिक कितने देश में फ्री वीज़ा एंट्री कर पाते हैं उसके हिसाब से इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक यहाँ पर 85 रही है। अगर बात करें टॉप पोजीशन में, तो टॉप पोजीशन पर सिंगापुर रहा है। दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट उसी का है। उसके पासपोर्ट का यूज़ करके सबसे ज़्यादा देश आप फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे ख़राब पोजीशन अफ़गानिस्तान की है। अगर पहले पोजीशन में बात करें तो सिंगापुर, जिसकी कंट्री का पासपोर्ट यूज़ करके 195 कंट्रीज़ में आप फ्री वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिनके द्वारा अभी कुंभवाणी चैनल, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर शुरू किया गया स्पेशल चैनल है, जब तक कुंभ चल रहा है तब तक 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कुंभ आयोजित किया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी से ही टेलीकास्ट शुरू कर दिया गया 26 फरवरी तक। प्रयागराज में महाकुंभ ऑर्गेनाइज हो रहा है 2025 में। और आपको पता है 4 ही जगह सिर्फ महाकुंभ का जो ये मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है 12-12 साल के अंतराल में। और इस बार ये उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसके लिए कुंभवाणी चैनल, जिसका जो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज की क्वांटिटी पर काम करेगा, और उसका नाम कुंभवाणी रखा गया, जो कि स्पेशल इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर टेलीकास्ट या फिर अपने ऑडियो के माध्यम से यहाँ पर जो भी न्यूज़ है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ठीक, तो प्रयागराज के फोकस से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, BCCI, ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अभी इसके नए सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो इनके परमानेंट सेक्रेटरी देवजीत सैंकिया बने हैं। कौन? देवजीत सैंकिया। जैसा के सीट खाली होने के बाद, क्योंकि जैसा ICC में प्रेसिडेंट बन गए, तो वो उससे पहले BCCI में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। तो अब जैसा की वजह से सीट खाली हुई, तो अब नए सेक्रेटरी देवजीत सैंकिया BCCI में बन गए हैं। BCCI की बात करें तो रोजर बिन्नी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मुंबई यहाँ का हेडक्वार्टर है और 1928 में इस बॉडी को फॉर्म किया गया था। ये है देवजीत सैंकिया। अगला, ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जा रहा है 2021 से जनवरी से। लेकिन इस बार 2024 में जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड वो किसको दिया गया, तो वो भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के एनाबल सूथरलैंड को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, एक भारत की प्लेयर है, जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री को ग्लोबल फर्स्ट सैंक्शन उन्होंने ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया है, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया जिसने इलीगल जो माइग्रेशन कर लेते हैं, जो इलीगली स्मगलिंग करते हैं, उस ऑपरेशन पर उन्होंने सैंक्शन कर दिया, बैन लगा दिया है। और ऐसा करने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया जिसने इलीगल कोई माइग्रेशन करता है या फिर कोई भी डिसरप्ट स्मगलिंग ऑपरेशंस करता है तो उसको टैकल करते हुए क्रिमिनल की पोजीशन पे लगा दिया है। और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको वहाँ के हिसाब से सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो लेबर गवर्नमेंट है अभी यूके में काम कर रही है, PM केयर स्टारमर की लीडरशिप में, उनके द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया और ये ग्लोबली ऐसा करने वाला पहला देश ये बन चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, रोड एक्सीडेंट अगर होता है किसी पर्सन का तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम उसको दी जाएगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अभी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारे इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं नीतीश
नितिन गडकरी जी, कौन? नितिन गडकरी जी। उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया कि इसमें चाहे आप ट्रक ड्राइवर हो, ई रिक्शा ड्राइवर हो या कोई और व्हीकल में अगर आप चल रहे हैं, तो अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको ट्रीटमेंट वहाँ पर मुफ्त दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से, जिससे कि रोड एक्सीडेंट के दौरान अगर हो जाता है तो लोग हिचके ना, डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल्स में, जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाएं और कुछ लोगों की इससे जान बचाई जा सके। मेन लक्ष्य कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ये है। अगला क्वेश्चन, 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हम कब ऑर्गेनाइज कर रहे थे? तो 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हम 8 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इसे भुवनेश्वर में इसका एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको इनॉग्रेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसकी थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआई इन डेवलप्ड इंडिया रखी गई है। इसके चीफ गेस्ट की बात करें तो चीफ गेस्ट क्रिस्टीना कार्लो कांगलू, ये प्रेसिडेंट है ट्रिनिदाद और टबाको की, वहाँ की प्रेसिडेंट को यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में इस कन्वेंशन में बुलाया गया। अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो एरो इंडिया 2025 का 10 से लेकर 14 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, बेंगलुरु के येलंका एयरफोर्स स्टेशन में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें जो हमारा आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है एरो स्पेस से रिलेटेड, उस एरो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, उसमें अलग अलग पार्टनर्स को ढूंढना और साथ साथ उनके साथ इनोवेशन और ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप करना मेन लक्ष्य रखा गया है। ये 10 से लेकर 14 फरवरी को 2025 में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी बेंगलुरु में। अगला, जॉन ड्रमानी महामा ये किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? उसके रूप में इन्होंने शपथ ली। तो जॉन ड्रमानी महामा ये घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरा इनका ये कार्यकाल है और दूसरी बार यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के रूप में बने और घाना अफ्रीकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन, नए रेवेन्यू सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन बने हैं? तो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहीन कांता पांडे बने हैं। कौन? तुहीन कांता पांडे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन हब का, कहाँ पर रखा? तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखा गया। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को एक्सपेंड करने से रिलेटेड ये कार्य था और साथ साथ भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और ये डेवलप कौन करेगा? तो अभी नई नवेली एक कंपनी एनटीपीसी के द्वारा बनाई गई जो एनटीपीसी के छतरी पर काम करेगी, मतलब उसके अंतर्गत काम करेगी। एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, उसकी एक छोटी ब्रांच है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश का जो है उसके साथ मिलकर ये इसको डेवलप करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडिया यूथ लीडरशिप डायलॉग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो इंडिया यूथ लीडर्स डायलॉग इसको भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। मनसुख मंडाविया जो कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट के एक मंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करके मेन फोकस ये रखा कि हम ज़्यादातर यूथ को आगे चल के लीडर की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखें, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत मंडपम में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक। और यूथ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना तो मेन लक्ष्य है ही। अगला, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये एक प्रकार की माइग्रेटरी बर्ड होती है जो कि पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में आती है। उसी के उपलक्ष्य में इसे 2025 में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये इसे ऑब्जर्व किया गया है। ये
बायो इकोलॉजिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको फ्लेमिंगो के रूप में ऑब्जर्व किया गया है। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्यूचर की जो जॉब कंडीशन होगी उसमें किस देश के यूथ उस कैपेबल है कि आगे चल के वो उस जॉब को ले सकते हैं, उसमें भारत यहाँ पर टॉप सेकंड पोजीशन पर रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल रिपोर्ट ग्लोबली में भारत 25वीं पायदान पर रहा। लेकिन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सिर्फ इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें भारत सेकंड पोजीशन पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया। फ्यूचर जॉब किस फील्ड में, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके की जॉब में भारत आगे चल के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के रहेगा, जो कि इस प्रकार के यूथ को डेवलप कर रहा है अपने देश में। अगला क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है। तो पार्थ योजना को, जो कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर है फुल फॉर्म, और ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। पार्थ योजना के अंतर्गत जो यूथ हैं उनको आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आगे किस प्रकार से पहुंचाया जाए, किस प्रकार से उनकी स्किल को डेवलप किया जाए कि वो बेहतर परफॉर्मेंस उनके एग्ज़ाम्स में कर सके। इसके लिए एक रिटन एग्ज़ाम जो होता है और साथ साथ उनकी फिजिकल ट्रेनिंग इस स्कीम के माध्यम से कोशिश की गई है कि वो इनको दी जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, 21 नंबर का थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। तो 21 नंबर का थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 61 जो फिल्म्स हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और इसमें जो चाइनीज़ फिल्म्स हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ साथ अगर इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो साउथ कोरिया फोकस कंट्री रहा है, जिसकी 6 फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसके साथ चाइना के साथ साथ मलेशिया, बांग्लादेश और भी अन्य देशों की फिल्मों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री में 28 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट 2026 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो भारत में जो 28 नंबर का CSPOC मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट 2026 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसके चेयरमैन ओम बिरला रहेंगे। इसको 4th टाइम भारत में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहली बार 1970 से लेकर 1971 में ऑर्गेनाइज कराया गया, 1986 में फिर ऑर्गेनाइज कराया गया, उसके बाद 2010 में भी ऑर्गेनाइज कराया गया, और अब 2026 में भी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 57 नंबर का एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, जिसकी थीम क्या रही है। इसकी थीम वाटर 360 डिग्री रही है, और इसको रायपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसे वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड भारत क्या क्या वर्क कर सकता है, और साथ साथ दुनिया में जिस प्रकार से वाटर को कंजर्व किया जा रहा है उसे क्या क्या भारत अपना सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक प्रकार का कन्वेंशन या एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज कराया गया इंडिया वाटर वर्क्स के नाम से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इनिशिएटिव को ये किस मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया है। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में वीर गाथा 4.0 इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जिसमें जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाते हुए जो ब्रेवरी लाइफ में जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उनकी ब्रेवरी को, उनकी जो गाथा है उनको सुनाते हुए उनके अंदर ब्रेवरी और देशभक्ति की भावना को जागृत करना है, ये प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के माध्यम से। ठीक,
अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में जेड मोर टनल, जिसको सोनामार्ग टनल भी कहते हैं, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और ये जो टनल है सोनामार्ग टनल, जिसको 13 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया, 2700 करोड़ का इसमें टोटल खर्चा आया। ये श्रीनगर से लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए बेहतर काम करेगी। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, भारत का क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म ये पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद है कि जो क्लीनटेक एनर्जी है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस प्रकार की जो एनर्जी है उसका पूरा एक सिस्टम तैयार करना, जिससे कि भारत आगे चल के ग्रीन एनर्जी की तरफ अब काफ़ी फास्ट तरीके से अपना कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली जनरेशन बीटा बेबी बॉर्न, अब इंडिया की पहली फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी कहाँ पर जन्मी है? तो पहली जनरेशन बीटा बेबी की ये मिजोरम में जन्मी है। कहाँ पर? मिजोरम में। ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफिकली ये काफ़ी अलग है दूसरे बच्चों से, और इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें डिजिटल नेटिव्स और सस्टेनेबल वैल्यूज़ को फोकस रखकर डेवलप किया गया, उसी को हम कह रहे हैं बीटा बेबी। ध्यान रखिएगा, बीटा बेबी की पहली जनरेशन कहाँ पर जन्मी भारत में? तो वो मिजोरम में जन्मी है। कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, पेरिस फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अगले महीने 2025 में एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मेन मकसद होगा कि दुनिया में देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस, इनोवेशन, ट्रस्ट और कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ख़त्म कर सके, यहाँ पर बेहतर कर सके इसमें। इसीलिए इसको अगले महीने फरवरी में इसे पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में एएफआई की एथलीट कमीशन में नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन में कौन अभी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज अपॉइंट हुई हैं। कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, इसमें नीरज चोपड़ा का भी नाम शामिल था, लेकिन 2 बार के जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, उनको पीछे करके इस कमीशन में जो महिला थी, 6 महिलाओं ने यहाँ पे नॉमिनेट अपना नाम दर्ज कराया, उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज यहाँ पर जीत गई और इस पोजीशन में चेयरमैन या चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अदिले सुमरीवाल और अदिले जे सुमरीवाल, ये दोनों लोग हैं। 1946 में इसे फाउंड किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संदीप मेहता इसके सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिटी में खो खो वर्ल्ड कप 2025 को ऑर्गेनाइज कराया गया? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसको इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। और ये कहाँ पर? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसको इनॉग्रेट किया है सुधांशु मित्तल ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसको 13 से लेकर 19 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया। और जीत की बात करें तो रिजल्ट भी आ चुका है। इसमें दोनों महिला या फिर पुरुष दोनों ही कैटेगरी में भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की। टोटल 19 देशों की टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। अगला क्वेश्चन, नए कैप्टन आईपीएल की जो टीम है पंजाब किंग्स, इसके नए कैप्टन कौन बन गए हैं? तो श्रेयस अय्यर नए कैप्टन पंजाब किंग्स के बन चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के नए कैप्टन कौन होंगे? श्रेयस अय्यर होंगे। और ये ऐसा होने वाले, मतलब ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि 3 फ्रेंचाइजीज के लिए यहाँ कैप्टन बन चुके हैं। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर के भी ये कैप्टन थे, उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के भी ये कैप्टन थे, और अब पंजाब नाइट राइडर्स के भी कैप्टन बन चुके हैं। अगला,
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी जो बॉर्डर कॉपरेशन के लिए, क्राइम फ्री बॉर्डर कॉपरेशन के लिए डिस्कशन हुआ। भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इनके बीच में अभी बातचीत हुई, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उसमें फ्री बॉर्डर, क्राइम फ्री बॉर्डर कॉपरेशन किया जा सके। भारत सबसे लंबी लैंड बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ लगाता है और 5 राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश के साथ टच होते हैं। इनमें सबसे बड़ी बाउंड्री बंगाल, वेस्ट बंगाल की लगती है। अगला, गान नगाई 2025 फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो गान गई भी कई जगह लिखा मिलेगा और नगाई आप पढ़ना चाहें तो गान नगाई ये 2025 का फेस्टिवल है जिसको मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। मणिपुर ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है इम्फाल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ये, और एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर, अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, भार्गव ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको किसने डेवलप किया? तो भार्गव इसको, ये एक पहला माइक्रो मिसाइल है जिसको अभी रिसेंटली में टेस्ट फायर किया गया और इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, यह इंडिया की पहली इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है के द्वारा डेवलप किया गया है। ये ड्रोन के थ्रेट को काउंटर करने के लिए इसे डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 34 नंबर का राज्य वो बन चुका है जिसने अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया है? तो 34 यहाँ पर राज्य और यूनियन टेरिटरी में से 34 बना है। ये उड़ीसा राज्य ऐसा है जिसने अभी अपने राज्य में भी जो आयुष्मान योजना थी उसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें 5 लाख तक का एक फैमिली को हेल्थ कवरेज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैं। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। उड़ीसा ये इसे उड़ीसा प्रोविंस में आता था और इंडियन रूरल यहाँ की स्टेट बर्ड है। 30 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है जो कि 3 डिवीज़न में बटे हुए हैं। अगला, किस राज्य में इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया है? और ये ऑर्गेनाइज हुआ है तेलंगाना में। 3 दिन का ये पूरा फेस्टिवल था जिसमें 57 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने, जो अलग अलग कंट्रीज, 19 अलग अलग कंट्रीज से आए थे और भारत के 58 जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया अलग अलग राज्यों से, और इसे तेलंगाना में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने इंडिया के साथ साइन किया है जो कि ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट अपने यहाँ करेगा? ब्रह्मोस एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये अभी रिसेंटली में इंडोनेशिया ने इसमें साइन अप किया कि हमें ये चाहिए। 450 मिलियन US$ की डील फाइनल हुई है। इससे पहले इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस ऐसा देश था जिसने भारत से इस मिसाइल को परचेज किया है। अब ये दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए भारत से कॉन्टैक्ट किया है। अगला, नेशनल यूथ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें 11 से लेकर 12 जनवरी में हमने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड रखी गई थी वर्ल्ड हिंदी डे की। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिंदी डे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको बेहतर लगी हो तो आपसे अनुरोध करूँगा अपने दोस्तों तक रिकमेंड कीजिएगा। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस कमी को आने वाली वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।